हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी इंग्लिश इलेक्टिव की बुक जिसका नाम है कलाइडोस्कोप। और उसकी जो फर्स्ट चैप्टर है वो आज हम स्टार्ट करेंगे, विच इज़ आई सेल माई ड्रीम्स। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। और ये जो चैप्टर है इसके ऑथर हैं मिस्टर गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। काफ़ी ज़्यादा आपको अपनी थिंकिंग स्किल्स अप्लाई करनी पड़ेंगी इस चैप्टर में, सोचने के लिए। कुछ सस्पेंस भी है इस चैप्टर में, तो बहुत मज़ा आएगा चैप्टर पढ़ के। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट चैप्टर के जो हमारे ऑथर हैं मिस्टर गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये मिस्टर गैब्रियल की पिक्चर है, इमेज है, फोटोग्राफ है। एंड इसके बारे में जो इनके ऑथर है इनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। Gabriel Garcia Marquez was brought up by his grandparents in northern Colombia because his parents were poor and struggling. तो जो हमारे ऑथर हैं इनको brought up यानी इनको बड़ा किसने किया? इनके ग्रैंड पेरेंट्स ने किया था। क्यों? क्योंकि इनके पेरेंट्स काफ़ी पुअर थे, काफ़ी स्ट्रगलिंग थे, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, यानी कि अपनी लिविंग जीने के लिए, यानी कि पैसे कमाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। तो इस वजह से इनके पेरेंट्स ने इनको बड़ा नहीं कर पाए, इनके ग्रैंड पेरेंट्स ने इनको बड़ा किया नॉर्दर्न कोलंबिया नाम की जगह में। A novelist, short story writer and journalist, he is widely considered the greatest living Latin American master of narrative. तो ये कौन है? ये एक नॉवलिस्ट है, यानी नॉवेल्स लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, यानी शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, एंड जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट यानी कि न्यूज़पेपर्स में एक जर्नलिस्ट है, न्यूज़ कंपनी में। ओके, और इनको बहुत क्या कंसिडर किया जाता है? इनको ग्रेटेस्ट लैटिन अमेरिकन मास्टर ऑफ नैरेटिव कहा जाता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नैरेटिव? नैरेटिव यानी कि वो इंसान जो स्टोरीज या शॉर्ट स्टोरीज अच्छे से नरेट कर सकता है, यानी अपनी मुंह ज़बानी बता सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा नरेशन भी करते हैं। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स, लाइक मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स, a high point in Latin American magical realism. It is rich and lucid, mixing reality with fantasy. तो ये जो स्टोरी जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आई सेल माई ड्रीम्स, ये उनकी कई उन स्टोरीज की तरह ही हैं जो मैजिकल रियलिज्म पर बेस्ड है। यानी रियलिटी तो है इसमें, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसमें फैंटेसी भी है, यानी सोच विचार, लोग जो फैंटेसाइज करते हैं लाइफ में ऐसा हो सकता है या फ्यूचर में ऐसा होगा, उस पर बेस्ड है। रियल तो है लेकिन काफ़ी कुछ फैंटेसीज पर बेस्ड है, यानी कि वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, काफ़ी ज़्यादा आपको थिंकिंग करनी पड़ेगी इस चैप्टर में। So this was all about our author, and now let's begin with the introduction of the chapter. अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैप्टर का एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ये जो चैप्टर है ये एक जो हमारे ऑथर है मिस्टर गैब्रियल, उन्हीं के बारे में है। वो हवाना में एक होटल के टेरेस पे बैठ के अपना शायद टी या लंच कर रहे थे, एंड सडनली ये जो होटल था ये सी के सामने था, एक समुद्र के सामने था। एक बहुत बड़ी सी वेव आई एंड उस वेव ने पूरे कार्स को, लोगों को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। ये एक तरीके का वहाँ पे बहुत बड़ा कुछ हादसा हो गया था, एक इवेंट हो गया था वहाँ पे। तो वो बताते हैं मिस्टर गैब्रियल कि जब वेव आई, एक सुनामी लहर जितनी बड़ी, एक बहुत बड़ी वेव आई सामने सी से, तो एक गाड़ी बहुत ज़ोर से बम्प हो गई हमारे होटल की दीवार में। और उसमें बाद में पता चला कि एक लेडी की डेड बॉडी थी जो बुरी तरीके से स्मैश हो चुकी थी। उस लेडी ने अपनी इंडेक्स फिंगर में, यानी कि इस फर्स्ट फिंगर में एक सर्पेंट रिंग पहनी थी, यानी कि स्नेक के शेप की रिंग पहनी थी, और उस स्नेक की ग्रीन कलर की एमरल्ड आइज थी। ठीक है, तो वो जब उन्होंने देखा या उसके बारे में जब हमारे ऑथर ने पढ़ा न्यूज़पेपर में कि एक गाड़ी मिली है, उसमें एक लेडी की डेड बॉडी है, फेस तो उसमें रिकग्नाइज कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक्सीडेंट हो गया है, यानी कि वो वेव ने इतनी बुरी तरीके से स्मैश किया है गाड़ी को कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये लेडी कौन है। लेकिन उसके हाथ में एक रिंग है जो स्नेक के शेप की है। वो जब पिक्चर देखी न्यूज़पेपर में हमारे ऑथर ने, तो उनको एकदम से क्लिक हुआ कि ये लेडी को मैं शायद जानता हूँ, फेस तो जानता नहीं हूँ, नाम भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या नाम है उसका, लेकिन ये जो सर्पेंट रिंग, सर्पेंट यानी कि SERPENT, ये जो सर्पेंट वर्ड है इसका मतलब होता है स्नेक। ये जो सर्पेंट शेप की रिंग जो इसने पहनी है, इसको मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये किसकी है। तो वो फ्लैशबैक में समथिंग चले गए 34-35 ईयर्स पहले, और उनको याद आया कि जब वो वियना में रहते थे तो वहाँ पर ये लड़की थी और ये अपने ड्रीम्स देखती थी, यानी कि ये सपने देखती थी, और जो भी ये सपना जिसके बारे में देखती थी वो रियल होता था, वो सच होता था। तो इन्होंने सोचा कि ये तो भाई बिल्कुल सच बात है। वो इसको मिले, इसके साथ बहुत दिन घूमे, लेकिन सडनली एक दिन
ये जो लड़की है इसका नाम हमारे ऑथर ने रखा था फ्राउ फ्रीडा। अपना नाम किसी को बताती नहीं थी तो ऑथर ने अपने हिसाब से इसका नाम रख दिया था फ्राउ फ्रीडा। तो फ्रीडा ने इनको सडनली ऑथर के बारे में एक ड्रीम देखी कि तुम जल्दी से वियना छोड़ दो, तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो क्योंकि ये सच बताती थी, इसकी ड्रीम्स, इसके सपने हमेशा सच होते थे, ऑथर ने वियना छोड़ दिया और उस दिन से लेके आज तक वो वापस वियना कभी भी नहीं आए। उसके बाद वो एक बार इनको बार्सिलोना में मिली पैब्लो नेरूडा के साथ। पैब्लो नेरूडा जो है एक बहुत बड़े पोएट है, उन्हीं के साथ हमारे गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज नाम के जो हमारे ऑथर हैं साथ में ही थे। तो वहीं पे बार्सिलोना में उनको एक रेस्टोरेंट में देखा कि फ्रीडा बैठी हुई है, तो फिर उन्होंने उससे बात करी, बातचीत जो भी हुई सब पता चला। एंड उसके बाद जो पैब्लो हैं, जो हमारे ग्रेट पोएट है मिस्टर पैब्लो नेरूडा, वो कहते हैं कि मैंने आज एक सपना देखा और सपने में मैंने देखा कि वो लड़की जो सबके लिए सपने देखती है वो मेरे बारे में सपना देख रही है, राइट। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब पैब्लो नेरूडा को बाय बाय करने शिप पे सी ऑफ करने जाते हैं हमारे ऑथर, तो वहीं पर उसी शिप पे फ्रीडा भी जा रही होती है और वो बताती है हमारे ऑथर को कि मैंने भी कल रात में एक सपना देखा था जिसमें मैंने देखा कि पैब्लो नेरूडा मेरे बारे में सपना देख रहे हैं। तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है हमारा ऑथर और वो कहते हैं कि क्या हो रहा है, वो उसके बारे में सपना देख रही है, वो उसके बारे में सपना देख रहा है, दे आर ऑल सीइंग ड्रीम्स अबाउट ईच अदर। तो वो कहता है क्या है, वो काफ़ी कंफ्यूज हो गया गैब्रियल। एंड देन ही फ्रीडा कहती है कि मेरी बहुत सारी ड्रीम्स ऐसी होती है, नॉर्मल होती है, यानी कि मुझे पता चल जाता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है और कौन मेरे बारे में ड्रीम देख रहा है। तो बहुत सारे हमारे ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो रियलिटी पे बेस्ड नहीं होते, लेकिन हमें पता चल जाता है कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। तो इस पूरे इंसिडेंट्स के बाद हमें ये पता चलता है कि जो फ्रीडा थी वो एक्चुअली ड्रीम्स देखती थी, सपने देखती थी, जो कि एक्चुअली सच साबित होते थे सबके लिए और उसके खुद के लिए भी। दैट्स ऑल आवर चैप्टर, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल डिटेल में। आपको एक ओवरव्यू मिल चुका है तो आपको काफ़ी इजी रहेगा चैप्टर समझने में। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर चैप्टर। One morning at 9 o'clock, while we were having breakfast on the terrace of the Havana Riviera Hotel under the bright sun, a huge wave picked up several cars that were driving down the avenue along the sea wall or parked on the pavement and embedded one of them in the side of the hotel. तो ये वी कौन है? वी हमारे ऑथर है। ऑथर माइट भी अपने फ्रेंड्स के साथ हवाना रिवेरा होटल की टेरेस पे बैठ के शायद वो बैठे हुए थे। सुबह 9 बजे की बात है। तो चैप्टर ऐसे स्टार्ट होता है कि सुबह 9 बजे की बात है जब ऑथर सुबह सुबह हवाना रिवेरा होटल के टेरेस पे बैठ के अपना ब्रेकफास्ट खा रहे थे। एक बहुत बड़ी सी वेव, इस तरीके से एक बहुत बड़ी सी वेव आई और उनके होटल तक ऑलमोस्ट पहुंच गई। उसने जब वेव यहाँ से वेव आई और मान लो इस तरफ आपका होटल है तो बीच में 2 स्ट्रीट्स हैं, 2 रास्ते हैं, उन सब रास्तों को क्रॉस करके मतलब द वेव वॉज सो ह्यूज, इतनी इमेंस थी कि वो इतना रास्ता पार करके होटल तक आई और इस बीच में रास्ते में जितनी गाड़ियाँ थी सबको अपने साथ लेके आई। एवेन्यू यानी कि स्ट्रीट, सारे रास्ते में जितनी गाड़ियाँ पार्क थी सबको होटल की जो वॉल थी उस पर एम्बेडेड हो गई। एम्बेडेड यानी टू सेट फर्मली, यानी इस तरीके से वॉल्स में लिटरली घुस गई गाड़ियाँ, इतनी खतरनाक वो वेव थी। तो जैसे गाड़ी एम्बेडेड दिख रही है यानी कि दीवार तोड़ के गाड़ी अंदर चली गई, इस तरीके से ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ वहाँ पर हो गई थी। It was like an explosion of dynamite that sowed panic on the 20 floors of the building and turned the great entrance window to dust. तो इसका मतलब क्या है कि वो वेव जो थी वो काफ़ी बड़ी थी, लोगों के बीच में पैनिक हो गया यानी हड़कंप मच गया और ये एक एक्सप्लोजन की तरह थी। ऐसा लग रहा था कि एक बहुत डायनामाइट कोई बड़ा सा बम फट गया है और पूरा जो होटल था वो 20 फ्लोर्स का था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि बाप रे कुछ बहुत बॉम्ब ब्लास्ट टाइप का कुछ हो गया है। और जो एंट्रेंस विंडो थी इट वॉज टू डस्ट। अब ये टू डस्ट का मतलब है एवरीथिंग वॉज ब्रोकन, यानी जो एंट्रेंस थी आपके होटल की, उनके होटल की, वहाँ पे पूरा डस्ट हो गया था, कांच पूरे टूट गए थे, सब कुछ बर्बाद जैसा हो गया था इस तरीके से। तो ये पूरा सीन देखा हमारे ऑथर ने एकदम टेरेस पर बैठकर, क्योंकि वो अंडर द सन लिखा है यहाँ पे, अंडर द ब्राइट सन, यानी कि इस होटल के टेरेस पर बैठकर वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे सुबह 9 बजे और ये वेव इस तरीके से आई और उन्होंने पूरा ये चीज़ देखी।
आगे पढ़ते हैं. The many tourists in the lobby were thrown into the air along with the furniture and some were cut by the hailstorm of the glass. Hailstorm of the glass यानी कि heavy rainfall. अब यहाँ पे भारी बारिश की बात नहीं हो रही, यहाँ hailstorm of the glass की बात हो रही है, यानी कांच की, जैसे कांच टूट के जैसे बारिश हो रही थी कांच के पीसेस की. तो जितने भी लोग उधर होटल की लॉबी में नीचे बैठे हुए थे, हमारे ऑथर को तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो टेरेस पे बैठे थे और 20 फ्लोर्स का होटल था, वो इतनी हाइट तक पहुंची ही नहीं थी वेव, ठीक है, नीचे नीचे ही थी. तो जितने लोग नीचे होटल की लॉबी में बैठे थे वो फर्नीचर के साथ फिका गए कहीं पे. दे वर थ्रोन इन द एयर, यानी उड़ते हुए कहीं गए बेचारे, उनको बहुत लगी होगी और काफ़ियों को तो चोट भी लगी क्योंकि कांच टूटे थे वहाँ पे काफ़ी सारे होटल के, तो वो उनको कट भी लगे, चोट भी लगी काफ़ी सारे टूरिस्ट को. The wave must have been immense because it leaped over the wide two-way street between the sea wall and the hotel and still had enough force to shatter the window. तो बता रहे हैं कि जो लहर आई थी, ये इतनी बड़ी जो वेव आई थी, ये इतनी बड़ी थी और इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि 2 रोड्स बीच में, होटल और सी के बीच में 2 रास्ते थे, उन 2 स्ट्रीट्स को क्रॉस करके आई और अब भी उसमें इतना फोर्स था कि पूरे होटल का जो विंडो है वो सब शैटर कर सकती, यानी कि बर्बाद कर सकती थी, किया और भी कर सकती थी. ठीक है. The cheerful Cuban volunteers with the help of the fire department picked up the debris in less than 6 hours and sealed off the gate to the sea and installed another and everything returned to normal. Volunteers क्या होते हैं? Volunteers होते हैं helpers. अब हवाना जो प्लेस है वो क्यूबा नाम की कंट्री में, तो वो कह रहे हैं जो क्यूबन वॉलंटियर्स थे, यानी क्यूबा कंट्री के जो गवर्नमेंट के जो वॉलंटियर्स, जो हेल्पर्स थे, वो फटाफट उस जगह पर आ गए जहाँ पे इतना सारा डेब्री इकट्ठा हो गया था, यानी कि वेस्ट, यानी कि कचरा जिस तरीके से पूरा इकट्ठा हो गया था उस खतरनाक इवेंट के बाद, सुनामी लहर के बाद. उन्होंने वो सब साफ़ किया. एक जो सी को क्लोज करने का गेट था जो टूट के वेव आई थी, उसको वापस नया वहाँ पे इंस्टॉल किया, लगाया, और सब कुछ थोड़ी 6 आवर्स में सब कुछ वहाँ पे उन्होंने नॉर्मल कर दिया. During the morning, nobody worried about the car encrusted in the wall, for people assumed it was one of those that had been parked on the pavement. अब अगले दिन की सुबह हो गई और एक जो कार थी वो पेवमेंट, यानी कि जो पार्किंग एरिया था उसके अंदर एकदम होटल की वॉल में जैसे अंदर घुस गई थी वो. तो लोगों ने सोचा कि वो तो कोई नॉर्मल कार खड़ी हुई है, पेवमेंट यानी पार्किंग में खड़ी हुई थी, लेकिन किसी ने उस कार पे ध्यान ही नहीं दिया. आगे पढ़ते हैं. But when the crane lifted it out of its setting, the body of a woman was found secured behind the steering wheel by a seat belt. जब क्रेन आई और क्रेन ने उस गाड़ी को बाहर निकाला तो उन्होंने क्या देखा कि उस गाड़ी के अंदर एक वुमन, एक औरत की डेड बॉडी है, सीट बेल्ट बंधा हुआ है उसकी बॉडी पे और वो स्टीयरिंग व्हील के पीछे उसकी डेड बॉडी है. The blow had been so brutal that not a single one of her bones was left whole. Her face was destroyed, her boots had been ripped apart and her clothes were in shreds. Brutal यानी क्रूअल या हार्श, बहुत भयानक. श्रेड्स यानी फटे हुए पीसेस, फटे पुराने कपड़े, फटे हुए पीसेस में जो कपड़े हो जाते हैं. तो बता रहे हैं कि ये जो फोर्स, जिस फोर्स से इसकी गाड़ी शायद घुस गई थी दीवार के अंदर, वो फोर्स इतना ब्रूटल था, इतना क्रूअल था कि उसकी पूरी शरीर की बोन्स टूट गई, हड्डियाँ पूरी टूट गई, उसका चेहरा पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी बॉडी पूरी स्मैश हो गई और उसके जो कपड़े थे, जो जूते थे, सब रिप्ड हो गए यानी फट गए, और जो कपड़े थे वो बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में बचे थे उसकी बॉडी पे. सब कुछ, मतलब उसका एक्सीडेंट इतनी बुरी तरीके से हुआ था कि उसकी बॉडी में अब कुछ भी नहीं बचा. She wore a gold ring shaped like a serpent with emerald eyes. The police established that she was the housekeeper for the new Portuguese ambassador and his wife. Serpent यानी कि snake, okay? और ambassador कौन होता है? Ambassador वो इंसान होता है, person who represents his country in a foreign country. For example, मैं इंडियन हूँ और मान लीजिए मैं अमेरिका में जा रही हूँ और वहाँ पे मैं क्या हुई, मैं इंडियन एम्बेसडर कहलाई क्योंकि मेरी शायद एक एम्बेसडर की जॉब हुई वहाँ पे, यानी कि मैं अमेरिका में जाके इंडियन लोगों को रिप्रेजेंट करूँगी और वहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं उनकी हेल्प करूँगी. ओके. तो बाद में क्या पता चला उस वुमन की डेड बॉडी के बारे में कि उसने एक सर्पेंट रिंग पहनी हुई है इस तरीके से स्नेक के शेप की, और उसकी ग्रीन कलर की ऐसी यहाँ पे एम्ब्रोलाइज थी. आई जस्ट शो यू.
ये जो सर्पेंट की जो आईज थी ना वो ऐसी ग्रीन कलर की थी। क्यों ग्रीन कलर की थी? क्योंकि एमरल्ड एक तरीके का स्टोन होता है जो ग्रीन इन कलर होता है। ओके, तो उसने ग्रीन कलर की एमरल्ड आईज थी उस स्नेक की, और पुलिस ने जब पता लगाया तो उनको ये पता चला कि वो एक हाउसकीपर थी, यानी किसी के घर का ख्याल रखती थी। और किसके घर का ख्याल रखती थी? न्यू पोर्चुगीज एम्बेसडर एंड हिज वाइफ। तो वहाँ पे एक नए पोर्चुगीज एम्बेसडर थे, यानी पोर्चुगल का कोई इंसान आया हुआ था वहाँ पे, जो वहाँ पे अपनी कंट्री के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था और पोर्चुगल्स की वहाँ पे हेल्प करता होगा। तो ये पोर्चुगीज एम्बेसडर और उसकी वाइफ रहते थे घर में, और ये उनके घर की हाउसकीपर थी। कौन? ये वुमन जिसका एक्सीडेंट हुआ था। तो पुलिस ने ऐसा पता लगाया इसके बारे में। She had come to Havana with them 2 weeks before and had left that morning for the market driving a new car. Her name meant nothing to me when I read it in the newspaper, but I was intrigued by the snake ring and its emerald eyes. I could not find out, however, on which finger she wore it. तो हवाना क्या है? हवाना इज द कैपिटल सिटी ऑफ क्यूबा। ठीक है, क्यूबा की कैपिटल सिटी हवाना। इंट्रीग्ड का मतलब होता है क्यूरियस, आप जानने के लिए बहुत क्यूरियस हो रहे हो कि क्या हुआ था, कैसे है ना, आप जानने के लिए बहुत इच्छुक हो। तो ऑथर बताते हैं कि पुलिस ने जब पता लगाया तो पुलिस को ये पता चला कि वो 2 हफ्ते पहले ही अपने पोर्चुगीज एम्बेसडर और उसकी वाइफ की हाउसकीपर बनके इधर हवाना में आई थी। और उस दिन वो क्यों निकली थी घर से? वो निकली थी मार्केट जाने के लिए और अपनी नई कार ड्राइव करती हुई गई थी। जब ऑथर ने उसका नाम न्यूज़पेपर में पढ़ा, इस पूरी न्यूज़ के बारे में पढ़ा, तो ऑथर को नाम समझ में नहीं आया उसका, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए थे वो लेडी की डेड बॉडी की फ़ोटो देख के न्यूज़पेपर में, क्योंकि उसने एक सर्पेंट यानी स्नेक शेप की उसने एक रिंग पहनी हुई थी और उसकी एमरल्ड आइज भी थी। तो ऑथर कहते हैं मुझे समझ में नहीं आया उसने कौन सी फिंगर में वो रिंग पहनी थी, बट पता नहीं क्यों वो रिंग में वो जो रिंग उस लेडी ने पहनी थी वो देख के मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो गया था। This was a crucial piece of information because I feared she was an unforgettable woman whose real name I never knew and who wore a similar ring on her right forefinger, which in those days was even more unusual than it is now. तो अब ऑथर को वो रिंग देख के याद आ रहा है कि कई सालों पहले वो एक ऐसी वुमन से मिले थे जो काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, काफ़ी अमेजिंग थी। वो भी इसी तरीके की सेम रिंग पहना करती थी। ऑथर को उस ज़माने में भी उनका रियल नेम नहीं पता था, बट वो रिंग उस ज़माने में जब वो पहना करती थी तो वो काफ़ी अनयूजुअल चीज़ होती थी, ऐसी कोई रिंग पहनता नहीं था। जितनी अनयूजुअल आज है ये चीज़ कि स्नेक के शेप की रिंग, उसकी एमरल्ड आइज़, उतनी ही अनयूजुअल, उतनी ही अजीब चीज़ ये उस ज़माने में भी पहनती थी और तब कोई नहीं पहनता था। तो बेसिकली ऑथर इस डेड वुमन को जानते हैं और उसको वो रिंग देख के याद आ रहा है कि वो कौन थी। यहाँ से ऑथर हमको फ्लैशबैक में ले जाएंगे और स्टोरी बताएंगे कि कैसे वो इस लेडी से मिले थे। I had met her 34 years earlier in Vienna, eating sausage with boiled potatoes and drinking draft beer in a tavern frequented by Latin American students. तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक ऑथर हमको बता रहे हैं, ऑथर को याद आ गया ये रिंग देख के कि वो इस लेडी को कहाँ और कैसे मिले थे। तो वो बता रहे हैं कि मैं इस लेडी से 34 ईयर्स पहले मिला था। कहाँ मिला था? वियना नाम की जगह में। वियना इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया। वियना इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया। वो यहाँ पर मिले थे इस लेडी को, और किस कंडीशन में मिले थे? वो सॉसेज खा रही थी एक टैवर्न में बैठ के। सॉसेज क्या होता है? इस तरीके की ये मीट की डिश होती है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ मीट कट इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। तो भुना हुआ जो मीट होता है उसको जोड़ जोड़ के वो इस शेप में लेके आते हैं और सॉसेज फॉर्म में खाते हैं। तो ऑथर बताते हैं कि मैं 34 ईयर्स पहले उसको एक टैवर्न यानी कि एक पब या एक रेस्टोरेंट में मिला था। वहाँ पर वो सॉसेज खा रही थी ये बॉइल्ड पटेटोज के साथ और बियर पी रही थी वहाँ पे। और यूजुअली ये वही टैवर्न, ये वही रेस्टोरेंट था जहाँ पे काफ़ी सारे लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट्स अपना लंच करने, खाना खाने आया करते थे। तो यहाँ पे 34 ईयर्स पहले इस वुमन से वो मिले थे। I had come from Rome that morning, and I still remember my immediate response to her splendid soprano's bosom, the languid foxtails on her coat collar, and that Egyptian ring in the shape of a serpent. तो ऑथर कहते हैं मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है कि 34 ईयर्स पहले उसने क्या पहना था। ऑथर कहते हैं मैं उसी दिन, उसी सुबह जिस दिन मैंने उसको देखा था उस टैवर्न, इस
उस रेस्टोरेंट में, उसी दिन मैं सुबह रोम से वापस आया था। रोम क्या है? इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इटली, इटली की कैपिटल है रोम। तो कहते हैं मैं उसी दिन आया था और मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है कि कितनी एक्सेलेंट हाई पिच्ड वॉइस थी उसकी, आवाज़ काफ़ी अच्छी थी उसकी। और उसने जो कोट पहना हुआ था, उसके जो कॉलर थे वो फॉक्स टेल्स की तरह थे। व्हाट इज़ अ फॉक्स टेल? अ कॉमन ग्रास दैट हैज सॉफ्ट ब्रश लाइक फ्लावरिंग स्पाइक्स। तो ये जो ग्रास देख रहे हैं आप, ये फॉक्स टेल जैसी होती है, यानी कि इसमें ऐसे लॉन्ग ब्रश जैसे लंबे लंबे स्पाइक्स होते हैं। तो इसी तरीके के कुछ स्पाइक्स उसके कोट के कॉलर पे थे उस लेडी के, जब उन्होंने उसको 34 ईयर्स पहले पहली बार देखा था। और उसने ऐसी ही इजिप्शियन रिंग पहनी थी जो सर्पेंट यानी कि स्नेक के शेप की थी। तो ऑथर को याद आ गया उसका वो पूरा अपीयरेंस जब 34 ईयर्स पहले उन्होंने एक रेस्टोरेंट में उसको फर्स्ट टाइम देखा था। She spoke an elementary Spanish in a metallic accent without pausing for breath, and I thought she was the only Austrian at the long wooden table. तो एक वो होटल में एक लंबा सा वुडन टेबल था जहाँ पे बैठ के सब लोग खाना खा रहे थे, एंड वो काफ़ी एक मेटालिक एक्सेंट में बात कर रही थी और कंटिन्यूसली बात कर रही थी विदाउट पॉजिंग फॉर ब्रेथ, यानी वो ऐसी कंटिन्यूस वे में इस एक्सेंट में बात कर रही थी कि वो सांस लेने का भी ब्रेक नहीं ले रही थी अपनी बात के बीच में। तो ऑथर ने सोचा कि ये एक ऑस्ट्रियन है, क्योंकि यूजुअली ऑस्ट्रियन इसी एक्सेंट में बात करते हैं। बट नो, शी हैड बीन बोर्न इन कोलंबिया एंड हैड कम टू ऑस्ट्रिया बिटवीन द वॉर्स when she was little more than a child to study music and voice. Voice का मतलब होता है सिंगिंग। तो ऑथर कहते हैं नहीं, मुझे ऐसा लगा उसका एक्सेंट सुन के कि वो एक ऑस्ट्रियन है, बट बाद में मुझे पता चला कि वो कहाँ पैदा हुई है, कोलंबिया नाम की जगह में पैदा हुई है। और वो ऑस्ट्रिया जब मतलब थोड़ी सी ना बच्ची थी ना बहुत बड़ी थी, जब बच्चे और बड़े के बीच में जब आप जिस एज में होते हो, थोड़ी शायद टीनेजर थी शायद, वो तब आई थी व्हेन शी वाज मोर देन अ चाइल्ड, दैट मीन्स व्हेन शी वाज अ टीनेजर। तब वो यहाँ पे वॉर्स की वजह से, लड़ाई होने की वजह से, जंग हो रही होगी शायद कुछ, तो उस टाइम पे वो ऑस्ट्रिया जल्दी से शिफ्ट होके आ गए थे कोलंबिया से। और क्यों आई थी? ताकि वो यहाँ पे म्यूज़िक के बारे में और सिंगिंग के बारे में और पढ़ सके आके ऑस्ट्रिया में। माइट भी उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी तो उसको सिंगिंग में इंटरेस्ट होगा। तो ये लेडी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं हमारे ऑथर। She was about 30 and did not carry her years well, for she had been pretty and had begun to age before her time. तो ऑथर कहते हैं कि वो 30 ईयर्स की थी और अबाउट 30 ईयर्स की थी, लेकिन ना अपनी उम्र से बड़ी दिखती थी, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। अच्छी तो दिखती थी पर अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी दिखती थी। बट शी वॉज अ चार्मिंग ह्यूमन बींग एंड वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पायरिंग। चार्मिंग का मतलब क्या होता है? वेरी अट्रैक्टिव, एंड ऑस्पायरिंग का मतलब होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अमेजिंग। तो ऑथर कहते हैं कि वो अपनी 30s की एज में थी और अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी भी दिखती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, बहुत अमेजिंग थी। शी वॉज वेरी ऑस्पायरिंग, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। Vienna was still an old imperial city whose geographical position between the two irreconcilable worlds left behind by the Second World War had turned it into a paradise of black marketing and international espionage. Irreconcilable का मतलब होता है opposite, दो अलग दुनिया। Paradise मतलब heaven, the house of God. Espionage का मतलब होता है the act of finding out secret information about another country. जब आप दूसरी कंट्रीज़ के बारे में उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालते हो तो आप एस्पियोनेज की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। तो ऑथर बोलते हैं, वियना के बारे में बताते हैं कि वियना एक अभी भी ओल्ड इंपीरियल सिटी टाइप की ही थी, यानी कि जैसे पहले पुराने एम्परर्स रहते थे, इंटीरियर्स उसके सिटी के अब भी वैसे ही थे। उस टाइम की बात बता रहे हैं, 34 ईयर्स पहले ऐसे ही थे। और जोग्राफिकल पोजीशन ऐसी हो गई थी कि दो ऑपोजिट वर्ल्ड्स की तरह दुनिया हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और वियना एक पैराडाइज, एक हेवन बन गया था, एक ऐसी जगह बन गई थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग होने लग गई थी और इंटरनेशनल एस्पियोनेज होता था, यानी कि वियना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी दूसरी कंट्रीज़ की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो इस तरीके का एक माहौल हो गया था वियना में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। I could not have imagined a more suitable spot for my fugitive compatriot who still ate in the students' tavern on the corner only out of loyalty to her origins.
since she had more than enough money to buy meals for all her table companions. फ्यूजिटिव का मतलब क्या होता है? रिफ्यूजी, जो दूसरी कंट्री से आए हों। तो यहाँ पे वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्यूजिटिव किसको बोल रहे हैं ऑथर? ये लेडी के बारे में बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वॉर के टाइम पे कोलंबिया से शिफ्ट होके कहाँ आई थी? यहाँ हवाना में, तो वियना में, सॉरी, तो वियना में आई थी वो, तो इसलिए वो उसको रिफ्यूजी कह रहे हैं। और कंपैट्रिएट का मतलब क्या होता है? सिटीजन ऑफ द सेम कंट्री। तो वो कह रहे हैं कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता उस लेडी के बारे में जो उस टैवर्न, उस पब में बैठ के स्टूडेंट्स के साथ एक ही टेबल पे खाना खाती थी। वो थी तो बहुत अमीर, लेकिन वो नॉर्मल खाना खाती थी क्योंकि उसके टेस्ट के हिसाब से उस होटल में खाना बहुत अच्छा मिलता था। इनफैक्ट वो उसके पास इतना पैसा था कि वो अपने सारे टेबल कंपेनियंस, यानी जितने फ्रेंड्स उसके उस वुडन टेबल पे बैठ के खाना खाते थे, सबका बिल्स पे कर सकती थी। वो इतनी अमीर थी, लेकिन फिर भी काफ़ी सिंपल थी और उसी छोटे से टैवर्न, यानी उसी छोटे से रेस्टोरेंट, पब में आके खाना खाया करती थी। She never told her real name and we always knew her by the Germanic tongue twister that we Latin American students in Vienna invented for her, Frau Frida. तो उसने कभी भी इन लोगों को अपना रियल नेम नहीं बताया, लेकिन फिर भी जिस टंग में, जिस जर्मन टोन में वो थोड़ी बात करती थी, उस हिसाब से इन लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट्स यानी दूसरे बच्चों ने और ऑथर ने मिलके उसका एक नया नाम इन्वेंट कर दिया और उसका नाम रख दिया फ्राउ फ्रीडा। तो फ्राउ फ्रीडा के नाम से इस लेडी को वो लोग बुलाते थे। I had just been introduced to her when I committed the happy impertinence of asking how she had come to be in a world so distant and different from the windy cliffs of Quindio, and she answered with a devastating, I sell my dreams. तो ऑथर बोलते हैं कि मेरा फ्राउ फ्रीडा से कैसे इंट्रोडक्शन हुआ। तो मैंने इम्पर्टिनेंस का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ रिस्पेक्ट या रूडनेस। तो वो कहता है कि मैं फ्राउ फ्रीडा से ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ कि मैंने उससे पूछा जाके, मतलब ज़्यादा बिना रूडनेस के जाके पूछ लिया कि तुम इतनी विंडी क्लिफ्स, क्लिफ्स यानी कि हाई माउंटेन्स, विंडी यानी जहाँ पे बहुत विंड, जहाँ पे तेज़ हवाएं चलती हों। तो ऑथर ने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आई? बिल्कुल डिस्टेंट, बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड से आई हो तुम क्विंडियो नाम की एक जगह है जो कि कोलंबिया में है। इट्स एन एरिया इन कोलंबिया। कहते तुम कोलंबिया के क्विंडियो एरिया से आई हो, जहाँ पे बहुत विंडी क्लिफ्स हैं, बड़े बड़े हाई माउंटेन्स हैं, जहाँ पे बहुत बड़े पहाड़ हैं, वहाँ बहुत तेज़ विंड यानी हवाएं चलती हैं। तुम वहाँ से यहाँ कैसे आ गई? मतलब तुम कैसे आई हो? तो उसने बड़े डेवेस्टेटिंग वे में आंसर दिया। डेवेस्टेटिंग मीन्स समथिंग शॉकिंग वे में आंसर दिया कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? तो मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, आई सेल माई ड्रीम्स। उसने क्या बोला? मैं अपने ड्रीम्स, अपने सपने बेचती हूँ। दैट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर द ऑथर कि ये कैसे हो सकता है, कोई अपने सपने कैसे बेच सकता है। इन रियलिटी दैट वॉज हर ओनली ट्रेड। बाद में जाके ऑथर को पता चला कि वो ऐसे ही नहीं बोल रही, रियलिटी में यही उसका ट्रेड है, यही उसका बिजनेस है। यानी उस लड़की का सच में बिजनेस यही था कि वो अपनी ड्रीम्स बेचती थी। वो ड्रीम्स जो भी देखती थी किसी के बारे में, वो सच होते थे, वो लोगों को बताती थी और उसके फिर पैसे चार्ज करती थी। दैट वॉज द ओनली ट्रेड शी हैड, यानी बिजनेस ही था ये उसका। She had been the third of 11 children born to a prosperous shopkeeper in Old Caldas, and as soon as she learned to speak, she instituted the fine custom in her family of telling dreams before breakfast, the time when their oracular qualities are preserved in their purest form. Caldas क्या है ये? Caldas is a town in Colombia. Originally, फ्राउ फ्रीडा कोलंबिया की ही थी। तो कोलंबिया में कौन से टाउन की थी वो? कैल्डास टाउन की थी। तो वो बताते हैं कि अब वो फैमिली बैकग्राउंड बता रहे हैं फ्राउ फ्रीडा का, हमारे ऑथर। वो क्या बताते हैं कि फ्राउ फ्रीडा के जो पेरेंट्स थे उनके टोटल 11 बच्चे थे, 11 बच्चे थे, जिसमें से थर्ड चाइल्ड वॉज फ्राउ फ्रीडा, तीसरी बच्ची थी। और जैसे ही उसने बोलना स्टार्ट किया, जब वो बड़ी होने लगी, तो उसके पेरेंट्स ने ये नोटिस किया कि जो भी ड्रीम देख रही है वो सही देख रही है, या ये जो भी बता रही है वो बिल्कुल सही है। और फिर ये उनकी फैमिली का एक पॉइंट के बाद कस्टम ही बन गया, एक रूल टाइप का बन गया कि सुबह ब्रेकफास्ट की टेबल पे जब सब आके बैठते थे तो उससे पहले वो सबको सबका फेट यानी सबको सबका फ्यूचर बताती थी, और उसके बाद उनका दिन उसी अकॉर्डिंग चलता था जिस हिसाब से फ्रीडा उनको बताती थी कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो वैसा ही पूरे फैमिली मेम्बर्स फॉलो करते थे ब्लाइंडली। ओरेक्युलर का मतलब क्या है? समथिंग हैविंग अ हिडन मीनिंग,
तो बेसिकली जो भी बोलती थी फ्रॉ फ्रीडा फैमिली मेम्बर्स को, उसकी बात में कुछ ना कुछ हिडन मीनिंग, कुछ मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ छुपा ही होता था। तो ये क्वालिटीज़ जो थी ये फ्रॉ फ्रीडा के अंदर थी और इसकी फैमिली ने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली थी। When she was 7, she dreamed that one of her brothers was carried off by a flood. Her mother, out of sheer religious superstition, forbade the boy to swim in the ravine, which was his favorite pastime. तो यहाँ बता रहे हैं कि एक बार फ्रीडा 7 इयर्स की थी और तब उसने ड्रीम देखी कि उसका एक भाई फ्लड में यानी बहुत तूफान में और बहुत पानी के बहाव में बह के डूब के मर गया है। तो ये बात जब उसने अपनी मदर को बताई तो उसकी माँ काफ़ी सुपरस्टिशन में रहती थी, काफ़ी अंधविश्वासी थी और जैसा फ्रीडा ने बोला उन्होंने मान लिया। तो उन्होंने अपने उस बेटे के लिए, जिस बेटे के लिए बोला था फ्रीडा ने, उसको फॉरबेड कर दिया, यानी उसको डिड नॉट अलाउ, उसको अलाउ नहीं किया रेवाइन में स्विमिंग करने के लिए। व्हाट इज़ अ रेवाइन? अ नैरो डीप वैली। इस तरीके की रेवाइंस, एक नैरो डीप वैलीज यूजुअली कोलंबिया में होती हैं। तो वहाँ पर उसकी मदर ने अपने उस बेटे को जाने के लिए अलाउ नहीं किया, जबकि उसका बेटा रेवाइन में स्विमिंग करना उसको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन फिर भी फ्रीडा की मदर ने मना कर दिया अपने बेटे को कि तुम यहाँ स्विमिंग नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि फ्रीडा ने ड्रीम देखा है, सपना देखा है कि तुम डूब के मर गए हो फ्लड में, इसलिए यू विल नॉट गो। उसकी मदर ने उसको मना कर दिया। देन व्हाट हैपेंड? बट फ्रा फ्रीडा ऑलरेडी हैड हर ओन सिस्टम ऑफ प्रोफेसी। प्रोफेसी का मतलब क्या होता है? प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर। जो भी आप फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर रहे हो, गणित लगा रहे हो, जो भी आप, तो फ्रीडा का ना एक अपना तरीका था प्रोफेसी का, यानी एक अपना एक वे था फ्यूचर बताने का। यूजुअली जो वो बोल रही थी ये वाली बात कि फ्रीडा की जो उसका भाई है वो डूब के मर जाएगा, वो पानी में डूबने से नहीं था, उसका मीनिंग कुछ और था। क्या था? What that dream means, she said, isn't that he is going to drown, but that he shouldn't eat sweets. तो उसके इस सपने का मतलब ये नहीं था कि वो डूब जाएगा, उसके सपने का मतलब ये है कि वो स्वीट्स नहीं खाएगा, उसका भाई मीठा नहीं खाएगा। यानी मतलब जो उसने ड्रीम देखा होगा वो समथिंग इससे रिलेटेड होगा कि कुछ पानी से रिलेटेड स्वीट से उसकी डेथ होगी, ऐसा उसने सोचा। लेकिन उसकी मदर ने क्या इंटरप्रेट किया कि फ्लड में मर जाएगा उसका बेटा। हर इंटरप्रिटेशन सीम्ड एन इनफेमी टू अ 5-year-old बॉय हु कुड नॉट लिव विदाउट हिज संडे ट्रीट्स। इनफेमी यानी कि वेरी बैड और इविल। फ्रीडा खुद 7 इयर्स की थी और उसका भाई 5 इयर्स का था। जब इस 5 साल के छोटे बच्चे ने सुना कि मेरे को तो मेरी बहन स्वीट्स खाने के लिए मना करी और मुझे संडे ट्रीट्स, हर संडे मुझे स्वीट मिलती है पेरेंट्स के द्वारा, मुझे वो भी खाने के लिए मना कर रही है, तो मैं उसको बहुत बुरा लगा कि मेरी बहन मेरे साथ कितना बुरा कर रही है। देयर मदर कन्विंस्ड ऑफ हर डॉटर्स oracular talents enforced the warning with an iron hand, but in her first careless moment the boy choked on a piece of caramel that he was eating in secret and there was no way to save him. तो उसकी मदर ने बिल्कुल रोक लगा दी अपने बेटे पे स्वीट्स खाने के लिए, लेकिन एक दिन छुपके से उसके भाई ने ये कैरामल खाया। कैरामल चॉकलेट्स होती हैं, जब आप इसको बाइट करते हो तो इसके अंदर से कुछ लिक्विड निकलता है। ओके, तो वो उसने चुपचाप खा लिया और उसका भाई का जो गला था वो चोक हो गया एंड उसकी डेथ हो गई। कोई तरीका नहीं था उसको बचाने का। तो बेसिकली इससे ये प्रूव होता है कि फ्रीडा ने उसको स्वीट्स खाने के लिए मना किया था और ड्राउन यानी डूबने के लिए बोला था। तो इसका मतलब ये था कि किसी मीठी चीज़ से उसकी डेथ होगी और ड्राउन या लिक्विड से उसका ये मतलब था कि कुछ लिक्विड चीज़। तो कैरामल यूजुअली लिक्विड होती है, जब उसको आप बाइट करो तो अंदर से कैरामल निकलता है, जैसे 5 स्टार में लिक्विड निकलता है अंदर से। तो उसका मीनिंग कुछ इस तरीके का था। तो बस उसके ड्रीम्स को इंटरप्रेट यानी समझने की ज़रूरी होती थी, क्योंकि वो जो बोलती थी वो सही ही बोलती थी। तो इस तरीके से जो उसने बोला था अपने भाई के बारे में वो बिल्कुल सच निकला। Frau Frida did not think she could earn a living with her talent until life caught her by the throat during the cruel Viennese winters. When she looked for work at the first house where she would have liked to live, and when she was asked what she could do, she told only the truth, I dream. एक दिन वियना में बहुत ठंड का टाइम आ गया, बहुत विंटर्स का टाइम आ गया, सबके बिजनेस बंद होने लगे। तब फ्रीडा को रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने इस टैलेंट से, सिर्फ अपने इस टैलेंट से अपनी लिविंग नहीं कर सकती, यानी कि इतने पैसे कमा के अपने आप को और अपनी फैमिली को सर्वाइव नहीं करवा पाऊंगी, मुझे कुछ और जॉब भी इसके अलावा देखना होगा।
तो वो एक घूमते घूमते एक घर पहुंची और घर वालों को बोला कि मुझे भाई जॉब पे रख लो किसी काम पे। तो घर वालों ने उससे पूछा कि तुम क्या कर सकती हो, तो उसने सच ही बताया कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसने सच बताया कि आई ड्रीम, मैं सपने देखती हूँ और जो भी मैं सपने देखती हूँ वो सच होते हैं। तो घर वाले, जिस घर में वो गई थी जॉब ढूंढने के लिए, वो लोग काफ़ी इम्प्रेस हुए और उसको जॉब पे रख लिया। A brief explanation to the lady of the house was all she needed, and she was hired at a salary that just covered her minor expenses, but she had a nice room, a 3 meals of a day breakfast in particular, when the family sat down to learn the immediate future of each of its members. तो जिस घर में वो जॉब ढूंढने गई थी, उस लेडी को सिर्फ एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी कि फ्रीडा एक्चुअली कर क्या सकती है। तो उसने बिल्कुल क्लियरली बताया कि मैं ड्रीम कर सकती हूँ, सच बता सकती हूँ, आपका फ्यूचर बता सकती हूँ, बहुत कुछ। तो उन लोगों ने उसको रख लिया उस सैलरी पे कि जो उसके एटलीस्ट माइनर एक्सपेंसेस तो कवर ही कर लें। उसको एक बढ़िया रूम भी दिया रहने के लिए कि ठीक है आप इस बड़े से घर में हमारे एक रूम में रह भी सकते हो। 3 meals a day, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, 3 meals फ्री भी दिया करते थे। तो उसका खाना पीना काफ़ी अच्छे से गुजर गया क्योंकि घर वाले ही उसको खाना भी दे देते थे। और घर में कौन कौन लोग रहते थे? द फादर, अ रिफाइंड फाइनेंशियर, द मदर, अ जॉयफुल वुमन पैशनेट अबाउट रोमांटिक चैम्बर म्यूजिक, एंड 2 children 11 and 9 years old। तो जिस घर में फ्रीडा की जॉब लगी थी वहाँ 4 लोग रहते थे, जिसमें एक फादर थे जो कि एक रिफाइंड फाइनेंशियर थे, यानी ही वॉज अ पोलाइट पर्सन एंड अ बैंकर। तो ही वॉज क्वाइट पोलाइट और वो बैंक में काम करते थे, फाइनेंशियल मैटर्स हैंडल करते थे बैंक में। जो मदर थी वो काफ़ी जॉयफुल थी, खुशनुमा लेडी थी और क्या पसंद करती थी? रोमांटिक चैम्बर म्यूजिक। रोमांटिक चैम्बर म्यूजिक क्या होता है? इस तरीके से जब सब लोग बैठ के इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करके एक म्यूजिक बनाते हैं उसे हम चेम्बर म्यूजिक कहते हैं। और 2 बच्चे थे घर में, एक बड़ा वाला जो था वो 11 ईयर्स का था एंड छोटा वाला 9 years old। तो घर में टोटल 4 लोग रहते थे जहां पे उसको जॉब मिली थी। They were all religious and therefore inclined to archaic superstitions, and they were delighted to take in Frau Frida, whose only obligation was to decipher the family's daily fate through her dreams। तो वो ये कह रहे हैं कि जो फैमिली थी वो काफ़ी आर्केक सुपरस्टिशंस थी। आर्केक यानी द फैमिली वॉज क्वाइट ओल्ड फैशनड। जिस फैमिली में उसको जॉब मिली थी वो काफ़ी ओल्ड फैशन थे और काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे, यानी कि वहम करते थे, हर चीज़ के वहमी टाइप के लोग थे। तो वो उनका कहना ये था कि जैसा फ्राउ फ्रीडा बोलेगी हम तो बस वैसा करेंगे। डेसिफर यानी कि टू बी सक्सेसफुल इन टेलिंग दैट इज़ नॉट क्लियर। तो उन फैमिली मेम्बर्स को उनका फ्यूचर क्लियर नहीं था कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। और यहाँ पे सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी फ्रीडा की कि वो डेसिफर करे, यानी सक्सेसफुली उनको वो बता दे जो उनको क्लियर नहीं है, यानी उनको उनका फ्यूचर, उनका फेट क्लियर नहीं है तो उनको वो बता दे। बस यही उनकी फ्रीडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और वही उसका जॉब था उस घर में। उसने अपना जॉब बहुत अच्छा किया, काफ़ी लंबे समय तक किया। When reality was more sinister than nightmares। तो ये बेसिकली वो टाइम था जब वॉर का टाइम था, काफ़ी वॉर्स होती रहती थी, वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था। और सिनिस्टर यानी कि डेंजरस और बैड। नाइटमेयर्स का मतलब क्या होता है? बुरे सपने। नाइटमेयर्स क्या होते हैं? बुरे सपने। तो ये बता रहे हैं कि ये वो टाइम था जब फ्रीडा का, जब वॉर का टाइम हुआ करता था और रियलिटी सिनिस्टर थी, यानी ज़्यादा डेंजरस थी बुरे सपनों से। बुरे सपने कितने बुरे होते हैं, लेकिन रियलिटी तो और भी बुरी थी क्योंकि वॉर का समय था। तो ये वो सिनेरियो, वो सिचुएशन बता रहे हैं उस टाइम का जब फ्रीडा इनके घर में जॉब करने के लिए लगी थी। Only she could decide at breakfast what each should do that day and how it should be done until her predictions became the sole authority in the house. Her control over the family was absolute. Even the faintest sigh was breathed by her order. तो फ्रीडा का जॉब ये होता था कि हर दिन ब्रेकफास्ट से पहले वो सबका फेट, सबका फ्यूचर बताएगी। ब्रेकफास्ट से पहले क्यों? क्योंकि सुबह उठी है सोकर, फ्रेशन अप होकर ब्रेकफास्ट टेबल पे आएगी तो उसको बिल्कुल क्लियरली याद होगा कि रात को उसने अपनी ड्रीम्स में क्या देखा है। तो वो सबका फेट बताते थे और अब घर वाले उसकी बातों पे इतना विश्वास करने लगे थे कि वो एक सांस भी फ्रीडा की इजाज़त के बिना नहीं लेते थे, क्योंकि फ्रीडा जो बोलती थी वो उनके साथ सच ही होता था। The master of the house died at about the time I was in Vienna and had the elegance to leave her a part of his estate on the condition that she continued dreaming for the family until her dreams came to an end. Estate यानी कि a large area of land, basically property।
तो जो फादर थे, जो रिफाइंड बैंकर थे, एक दिन उनकी डेथ हो गई। तो अपनी डेथ से पहले वो फ्रीडा से ये प्रॉमिस लेकर गए कि जब तक तुम्हारी ड्रीम्स आ रही हैं तुम्हें, जब तक तुम इस दुनिया में हो, तब तक तुम यहीं मेरी फैमिली में रहोगी और उनका फेट बताती रहोगी, यानी उनका फ्यूचर बताती रहोगी। और बदले में फ्रीडा के नाम एक बहुत बड़ा एस्टेट यानी कुछ बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी का फ्रीडा के नाम करके चले गए वो। I stayed in Vienna for more than a month, sharing the straitened circumstances of the other students while I waited for money that never arrived. तो अब ये आए कौन है? ये आए हैं हमारे ऑथर। तो ऑथर कहते कि अब मुझे वियना में रहते हुए 1 महीना हो गया था और वॉर का टाइम था, स्टूडेंट्स के सर्कमस्टांसेस इतने बुरे थे, वी वर वेरी पॉवर्टी स्ट्रिकन, हम काफ़ी गरीब थे, हम पैसे का इंतज़ार करते थे लेकिन वो पैसा कभी आता ही नहीं था, यानी कोई जॉब लगती ही नहीं थी हम लोगों की। Frau Frida's unexpected and generous visits to the tavern were like fiestas in our poverty-stricken regime. Fiestas यानी कि a festival और a celebration। तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि हम लोग बहुत गरीब थे और फ्राउ फ्रीडा के नाम बहुत बड़ी प्रॉपर्टी करके चला गया था उसके घर का मालिक, तो जब भी वो टैवर्न, जब भी वो रेस्टोरेंट आती थी यहाँ खाना खाने के लिए, तो हम लोगों के लिए एक फिएस्टाज हो जाता था क्योंकि वो हमारे बिल्स भी पे कर देती थी। हम तो वैसे ही बहुत गरीब थे, तो लिटरली लोग धक्का मुक्की करके इस तरीके से खाते थे क्योंकि पूरा बिल कौन पे करती थी? फ्रीडा। One night, in a beery euphoria, she whispered in my ear with a conviction that permitted no delay. तो ऑथर बताते कि एक दिन रात को बियरी यानी कि ड्रिंकिंग बियर इन लार्ज अमाउंट्स, यूफोरिया यानी कि एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, कन्विक्शन यानी अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। तो ऑथर बताते एक दिन हम लोग टैवर्न में ही थे, बियर पी रहे थे और फ्रीडा ने बहुत ज़्यादा बियर पी ली थी। शी वॉज कम्प्लीटली नॉट इन हर सेंसेस, लेकिन फिर भी वो बियर पी के बहुत खुश थी। वो धीरे से आई, मेरे कान में बोलती है कि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, ये मेरा कन्विक्शन है कि तुमको जल्द से जल्द वियना यहाँ से छोड़ देना चाहिए। और ऑथर ने वो चीज़ सुनी और बिल्कुल वो निकल लिए वहाँ से, है ना, क्योंकि भैया हमारी फ्रीडा आंटी जो बोल रही हैं वो बिल्कुल सही है। ओके, तो उसने क्या बोला? I only came to tell you that I dreamed about you last night, she said. You must leave right away, not come back to Vienna for 5 years. तो उसने क्या बोला कि मैंने कल रात को तुम्हारे बारे में सपना देखा है, तुम यहाँ से वियना जल्द से जल्द छोड़ के चले जाओ और 5 साल तक यहाँ पर वापस मत आना। किसने बोला? फ्रीडा ने हमारे ऑथर से। Her conviction was so real that I boarded the last train to Rome the same night. As for me, I was so influenced by what she said that from then on I considered myself a survivor of some catastrophe I never experienced. I still have not returned to Vienna. Catastrophe का मतलब क्या होता है? A sudden disaster that causes great damage. जैसे ही फ्रीडा ने ऑथर से कहा कि वियना छोड़ के चले जाओ, उस रात की आखिरी ट्रेन जो रोम को जाती थी, रोम को, ऑथर ने वो पकड़ी और वो चले गए। और क्योंकि फ्रीडा की बातें हमेशा बहुत रियल होती थी, तो उसने बिल्कुल आंख बंद करके ब्लाइंडली उसकी बात मान ली और वो वहाँ से चले गए। और फिर वापस वियना कभी नहीं आए। उसने तो बोला था 5 साल तक मत आना, वो तो आया ही नहीं वापस, क्योंकि उसको ऐसा लगता था पता नहीं शायद कोई कैटास्ट्रोफ, शायद कोई सडन डिज़ास्टर होने वाला था मेरे लिए वहाँ पर, जिससे मुझे बचाने के लिए मुझे फ्रीडा ने यहाँ से भेज दिया। तो बस वो डर उनके मन में था और वो वियना वापस कभी आए ही नहीं। उन्होंने फ्रीडा की बात मानी और वो वहाँ से रोम के लिए निकल गए, यानी इटली चले गए। बिफोर द डिजास्टर इन हवाना, I had seen Frau Frida in Barcelona in so unexpected and fortuitous a way that it seemed a mystery to me. It happened on the day Pablo Neruda stepped on Spanish soil for the first time since the Civil War, on a stopover during a long sea voyage to Valparaiso. तो अब क्या बता रहे हैं ऑथर बता रहे हैं कि हवाना, जो कि कैपिटल सिटी है क्यूबा की, जहाँ पर वो होटल में जो बड़ी सी वेव आके हिट करी थी चैप्टर के स्टार्टिंग में, बोलते हैं कि जब मैंने वहाँ पे वो रिंग वाली चीज़ देखी फ्राउ फ्रीडा की, तो मुझे याद आया कि मैं 34 ईयर्स पहले उसको वियना में मिला था। ये पहली मुलाकात बताई उन्होंने फ्रीडा से। फिर ऑथर चले गए थे वियना छोड़ के, कहाँ? रोम चले गए। उसके बाद वो कहाँ मिले? वो मिले फ्राउ फ्रीडा को बार्सिलोना में। कहाँ मिले? बार्सिलोना। पहले वियना में मिले थे, वो होटल में आती थी, खाना वाना खाती थी, ऐसे मिले। फिर उन्होंने बोला था
फ्रीडा ने बोला था ऑथर से कि चले जाओ वियना छोड़ के, वो चले गए। उसके कई साल बाद, आई गेस 13 ईयर्स बाद, वो फ्रा फ्रीडा को फिर से मिले बार्सिलोना में। अब बार्सिलोना क्या है? इट इज़ अ सिटी इन स्पेन। स्पेन नाम की जो कंट्री है वहाँ पे एक ये शहर है। फॉर्चुइशियस मीन्स अनएक्सपेक्टेड वे। तो वो बार्सिलोना में फ्रीडा को बड़े अनएक्सपेक्टेड वे से मिले। तब मिले जब ऑथर पैब्लो नेरूडा के साथ वहाँ पर थे। पैब्लो नेरूडा कौन है? द पिक्चर यू कैन सी ओवर हियर इज पैब्लो नेरूडा। ही इज़ अ ग्रेट पोएट हु हैज़ वन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ये बहुत बड़े पोएट रह चुके हैं और इन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज भी जीता हुआ है। वैलपैराइसो मतलब क्या है? अ सिटी इन चिली। चिली नाम की एक कंट्री है जहाँ पे ये एक सिटी है, वैलपैराइसो। ओके, तो ऑथर जो है वो पैब्लो नेरूडा के साथ यहाँ पर थे, वैलपैराइसो में थे, और वहाँ पे बार्सिलोना में पहली बार उन्होंने फ्रा फ्रीडा को मिले, सेकेंड टाइम मिले थे। He spent a morning with us hunting a big game in the second-hand bookstores, and a potter he bought an old dried-out volume with a torn binding for which he paid what would have been his salary for 2 months at the consulate in Rangoon. तो यहाँ पे ऑथर जो है पैब्लो नेरूडा के बारे में बता रहे हैं कि पैब्लो नेरूडा ने उनके साथ एक पूरी मॉर्निंग स्पेंड करी थी। वो कई सारे बुक स्टोर्स पर गए और वहाँ से उन्होंने कई सारी सेकेंड हैंड बुक्स भी खरीदी। पॉटर के पास गए, यानी जहाँ पॉट्स मिलते हैं वहाँ से भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, पॉट्स वगैरह, बुक्स खरीदी, और उन सब सेकेंड हैंड चीज़ों के लिए उन्होंने काफ़ी हाई अमाउंट पे किया। जितनी उनकी सैलरी थी 2 महीनों की, उससे ज़्यादा उन्होंने एक बार में इन सेकेंड हैंड बुक्स के लिए पे कर दिया था। कॉन्सिलेट का मतलब क्या होता है? अ बिल्डिंग वेयर अ काउंसिल वर्क्स। तो और रंगून क्या है? रंगून इज़ अ सिटी इन म्यांमार, दैट इज़ बर्मा। तो जब पैब्लो नेरूडा रंगून नाम की जगह में एज अ कंसुलेट की तरह काम करते थे, वहाँ पे जितनी 2 महीने की उनकी सैलरी नहीं थी, उतना ज़्यादा तो उन्होंने यहाँ पे स्पेन में आकर उन सेकेंड हैंड बुक्स एंड पॉटर्स से जो चीज़ें खरीदी थी उसके लिए डबल पे कर दिया था। तो ऐसा बता रहे हैं ऑथर पैब्लो नेरूडा की कंपनी के बारे में कि वो कैसा रहते थे उनके साथ। He moved through the crowd like an invalid elephant, with a child's curiosity in the inner workings of each thing he saw. For the world appeared to him as an immense wind-up toy with which life invented itself. तो क्या बता रहे हैं कि जो पूरा मार्केट था, जहाँ पे सेकेंड हैंड बुक स्टोर्स थी, जहाँ पे पॉटर था, जहाँ पे पॉट्स खरीद रहे थे हम लोग, वो एक इनवैलिड एलिफेंट, एक ऐसे एलिफेंट की तरह घूम रहे थे पूरे मार्केट में, जैसे कि वो क्यूरियस थे, जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक थे हर इंसान के बारे में, हर चीज़ के बारे में, कि ये चीज़ क्यों हो रही है, ये चीज़ क्या है, इस इंसान के मन में क्या व्यूज़ आ रहे हैं, क्या थॉट्स आ रहे हैं। वो बस काफ़ी जैसे छोटा बच्चा क्यूरियस नहीं होता है हर चीज़ जानने के लिए, पैब्लो नेरूडा भी उस तरीके से हर चीज़ को जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस थे। I have never known anyone closer to the idea one has of a renounced pope. He was gluttonous and refined. तो पोप का मतलब क्या होता है? द हेड ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। जो रोमन कैथोलिक चर्च होती है, जो उसके हेड होते हैं, उसको पोप कहते हैं। तो वो बता रहे हैं कि मैं किसी को इस तरीके से पहले कभी नहीं जाना जितना पैब्लो नेरूडा को मैं पास से जाना था। वो एक पोप की तरह थे, यानी काफ़ी रिलीजियस भी थे, हर चीज़ उनको सिस्टमैटिक चाहिए थी, ऑल दीज थिंग्स। ही वॉज ग्लटनस। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लटनस? ग्लटनस मीन्स एक्सट्रीमली ग्रीडी फॉर ईटिंग। यानी पैब्लो नेरूडा काफ़ी ग्रीडी थे, खाने पीने के शौकीन थे, हर टाइम उनको खाना बहुत चाहिए रहता था। Even against his will, he always presided at the table. What do you mean by presided? To be the charge of the meeting or discussion. उनका मन भी नहीं होता था किसी मीटिंग और डिस्कशन का पार्ट होना, फिर भी वो वहीं पे जाते थे, क्योंकि वो सोचते थे मीटिंग डिस्कशन में जाऊंगा तो कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। तो ही यूज्ड टू गो देयर एंड ही वाज क्वाइट ग्लटनस, यानी खाने पीने के लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी हुआ करते थे, उनको खाना पीना बहुत पसंद था मिस्टर पैब्लो नेरूडा को। Matilde, his wife, would put a bib around his neck that belonged in a barber's shop rather than a dining room, but it was the only way to keep him from taking a bath in sauce. That day at Carvalheiros was typical. Now what is a Carvalheiros? It's a name of a restaurant. तो मटिल्डे, जो कि किसकी वाइफ थी? पैब्लो नेरूडा की, वो क्या करती थी पता है?
वो जब भी उनका हस्बैंड, जब भी मिस्टर पाब्लो नेरूडा खाना खाने बैठते थे तो वो उनको बिब लगाती थी, छोटी सी बच्चों वाली बिब नहीं, ये इतनी बड़ी बिब जो बार्बर की शॉप पे हमको लगाई जाती है। क्यों लगाती थी? क्योंकि उनके हस्बैंड जब खाना खाते थे तो बहुत सारी सॉस गिरा देते थे हर जगह, तो क्योंकि उनके कपड़े खराब ना हो तो उनकी वो वाइफ जो है बार्बर शॉप जैसी ऐसी बड़ी सी बिब लगा देती थी ताकि वो नहा न ले पूरी सॉस में। और उस दिन इस रेस्टोरेंट में भी काफ़ी टिपिकली वो खा रहे थे इसी तरीके से। अब वो रेस्टोरेंट में गए थे किसके साथ? कैर वैलेनियर्स नाम के रेस्टोरेंट में वो अपने फ्रेंड यानी हमारे जो ऑथर है मिस्टर गैब्रियल उनके साथ गए थे। वहां उन्होंने क्या खाया मिस्टर पाब्लो नेरूडा ने? ही एट 3 होल लॉबस्टर्स, 3 बड़े बड़े लॉबस्टर्स खा लिए उन्होंने। इस तरीके के होते हैं लॉबस्टर्स, इट्स अ काइंड ऑफ सी फूड। डिसेक्टिंग देम विद अ सर्जन स्किल, और वो इस तरीके से उसको सारे लॉबस्टर्स को डिसेक्ट कर रहा था यानी काट रहा था जैसे कि सर्जन है, इस तरीके से पीसेस बना बना के वो खा रहे थे। एंड एट द सेम टाइम devoured everyone else's plate with his eyes and tasted a little from each with a delight that made the desire to eat contagious. Devoured यानी to eat something quickly because you are very hungry. तो जब वो 3 लॉबस्टर्स बड़े बड़े खा गए, एट द सेम टाइम दूसरों की प्लेट में भी देख रहे थे और उनकी प्लेट में से भी थोड़ा थोड़ा सा खा रहे थे क्योंकि उनको सारी अलग अलग टाइप की डिशेस टेस्ट करनी थी, वो खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। क्लैम्स फ्रॉम गैलिशिया। अब क्लैम्स इज़ अ नेम ऑफ अ डिश और ये पर्टिकुलरली कहाँ की डिश है? गैलिशिया नाम की जगह की। तो उन्होंने क्या क्या खाया? क्लैम्स फ्रॉम गैलिशिया, म्यूजल्स फ्रॉम कैंटेब्रिया, प्रॉन्स फ्रॉम एलिकेंटे, सी क्यूकम्बर्स फ्रॉम कोस्टा ब्रावो। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उस दिन बैठकर रेस्टोरेंट में खाई, पाब्लो नेरूडा ने और मिस्टर गैब्रियल ने जो हमारे ऑथर हैं। In the meantime, like the French, he spoke of nothing but the culinary delicacies, in particular the prehistoric shellfish of Chile, which he carried in his heart. Culinary means something which is connected to cooking, okay? और delicacies का मतलब क्या होता है? Something which is considered pleasing and luxurious to eat. कुछ delicacies वो dishes होती हैं जो खाने में बहुत pleasing होती हैं, अच्छी लगती हैं और luxurious होती हैं, यानी luxurious people वो dishes को खाते हैं। तो यूजुअली इन सब चीज़ों के बारे में फ्रेंच पीपल बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो जब उस दिन वो लोग रेस्टोरेंट में बैठ के सारी चीज़ें खा रहे थे तो पाब्लो नेरूडा फ्रेंच लोगों जैसे बात कर रहे थे और यूजुअली किसके बारे में बात कर रहे थे? कुलिनरी डेलिकेसीज़ के बारे में, कुकिंग और अच्छी अच्छी चीज़ों के खाने के बारे में और लग्जूरियस फूड आइटम्स के बारे में बात कर रहे थे। और पर्टिकुलरली किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे? वो शेलफिश के बारे में बात कर रहे थे जो कि प्री हिस्टोरिक है, काफ़ी पुरानी डिश है शेलफिश की, और विच ही कैरिड इन हिज हार्ट, यानी ये वो अपने दिल में ये डिश लेके चलते क्योंकि ये डिश उनकी शायद फेवरेट डिश है। एंड इट इज़ अ डिश फ्रॉम चिली, इट्स अ कंट्री, चिली इज़ अ कंट्री जहाँ की ये फेमस डिश है। कौन सी? शेलफिश। ऑल एट वंस ही स्टॉप्ड ईटिंग, turned his lobster's antenna and said to me in a very quiet voice, "There's someone behind me who won't stop looking at me." तो सडनली खाते खाते लॉबस्टर के जो बड़े बड़े ऐसे वो एंटीनाज होते हैं उन्होंने उसको टर्न किया और मिस्टर गैब्रियल जो ऑथर हैं उनको बोलते हैं पाब्लो नेरूडा कि मेरे पीछे कोई मुझे कंटिन्यूसली घूर रहा है और मुझे लगता है वो मुझे घूरना स्टॉप ही नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मतलब वो खा रहे थे लेकिन सोचो उनकी समझ और उनकी हर चीज़ कितनी स्ट्रॉन्ग थी कि इतनी सारी चीज़ें खाते खाते उन्होंने हमारे ऑथर को बोल दिया कि मेरे पीछे कोई मुझे घूर रहा है और कंटिन्यूसली घूर रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो शायद मुझे घूरना है बंद ही नहीं करेगा, इतना कंटिन्यूसली मुझे स्टेयर कर रहा है वो इंसान। I glanced over his shoulder and it was true. 3 tables away sat an intrepid woman in an old-fashioned felt hat and a purple scarf, eating without haste and staring at him. तो हमारे ऑथर ने शोल्डर के ऊपर से देखा पाब्लो नेरूडा के और देखा कि वो सही बोल रहा है। 3 टेबल दूर एक वुमन बैठी हुई थी जो हेस्ट में यानी जल्दी जल्दी खाना नहीं खा रही थी, आराम से ही खा रही थी। वो उसने एक हैट पहनी हुई थी, एक पर्पल कलर का स्कार्फ पहना हुआ था और वो कंटिन्यूसली किसको स्टेयर कर रही थी? पाब्लो नेरूडा और ऑथर को। आई रिकग्नाइज्ड हर राइट अवे, उसी समय ऑथर ने उस लेडी को पहचान गया। शी हैड ग्रोन ओल्ड एंड फैट बट इट वॉज फ्राउ फ्रीडा विद अ स्नेक रिंग ऑन हर इंडेक्स फिंगर। तो ऑथर कहते हैं कि वो फ्राउ फ्रीडा थी, वो अब बहुत बूढ़ी भी हो गई थी, काफ़ी ओल्ड हो गई थी और काफ़ी फैट हो गई थी
और उसने अपनी इंडेक्स फिंगर यानी अपनी फर्स्ट फिंगर में वैसी वाली वो स्नेक रिंग भी पहनी हुई थी। तो मैं उसको एकदम पहचान गया कि ये कौन है, ये तो फ्राउ फ्रीडा है। She was traveling from Naples on the same ship as Neruda and his wife, but they had not seen each other on board. We invited her to have coffee at our table, and I encouraged her to talk about her dreams in order to astound the poet. Astound का मतलब क्या होता है? सरप्राइज, किसी को सरप्राइज करना, किसी को शॉक टाइप का देना कि सरप्राइज। ओके, तो ऑथर क्या बताते हैं कि जो पैब्लो नेरूडा और उनकी वाइफ मटिल्डे हैं, वो लोग नेपल्स नाम की जगह से यहाँ पर आए हैं। तो उसी सेम शिप में इनके साथ कौन आई थी, फ्राउ फ्रीडा भी आई थी, लेकिन उन लोगों ने एक दूसरे को नहीं देखा था और जानते भी नहीं थे। तो ऑथर ने उसको हम अपनी टेबल पे इनवाइट किया कि आओ आओ प्लीज़ हैव अ कॉफ़ी विद अस, हमारे साथ कॉफ़ी पियो, और उसके बारे में बताया कि ड्रीम्स देखती है, सच होते हैं इसके ड्रीम्स, ताकि वो एस्टाउंड कर पाए पोएट को। कौन पोएट? पैब्लो नेरूडा को, यानी कि इसको सरप्राइज कर पाए कि देखो ऐसे भी लोग हैं। He paid no attention for from the very beginning he had announced that he did not believe in prophetic dreams. तो पैब्लो नेरूडा ने जब ये सब सुना तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई अटेंशन नहीं दिया फ्राउ फ्रीडा पे, क्योंकि उन्होंने शुरू से एक ही चीज़ बोली है कि आई डोंट बिलीव इन प्रॉफिटिक ड्रीम्स, मैं प्रॉफिटिक ड्रीम्स में विश्वास नहीं करता ना। व्हाट आर प्रॉफिटिक ड्रीम्स? ड्रीम्स विच टेल अस अबाउट आवर फ्यूचर इवेंट्स। जो ड्रीम्स, जो सपने हमें हमारे फ्यूचर के बारे में बताते हैं, मैं इन सब में विश्वास नहीं करता। किसने बोला? पैब्लो नेरूडा ने। ओनली पोएट्री इज क्लेयरवोयांट ही सेड। तो उसने क्या बोला पैब्लो नेरूडा ने? सिर्फ पोएट्री ही क्लेयरवोयांट है। क्लेयरवोयांट यानी कि हैविंग द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। सिर्फ पोएट्रीज, कविताएं और पोम्स में ही एक ऐसी एबिलिटी है कि जो हमें हमारा फ्यूचर बता सकती हैं। तो क्योंकि पैब्लो नेरूडा खुद पोएट थे, पोम्स लिखते थे, तो उनकी ऐसी सोच थी कि पोम्स इतनी ब्यूटीफुल और इतनी इन डेप्थ मीनिंग के साथ होती हैं कि वो हमें हमारा फ्यूचर बता सकती हैं। तो उन्होंने इस थॉट से फ्राउ फ्रीडा के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। आफ्टर लंच ड्यूरिंग द इनएविटेबल स्ट्रॉल along the Ramblas, I lagged behind with Frau Frida so that we could renew our memories with no other ears listening. तो रैम्बलास क्या है? रैम्बलास इट्स अ स्ट्रीट इन स्पेन। स्पेन नाम की जगह में एक फेमस स्ट्रीट है जहाँ पे सब लोग ऐसे घूमते हैं। इट्स अ मार्केट काइंड ऑफ थिंग, काफ़ी लोग वॉक भी करते हैं यहाँ पे। तो कहते हैं लंच वंच किया हमने, फिर मैंने धीरे से पीछे आ गया स्ट्रॉल लेने के लिए, यानी कि एक छोटी सी वॉक लेने के लिए फ्राउ फ्रीडा के साथ अकेले में, ताकि हम अपनी पुरानी कुछ यादें, मेमोरीज ताज़ा कर पाए, रिन्यू कर पाए with no ears listening, यानी कोई हमारी बातें ना सुने। She told me she had sold her properties in Austria and retired to Oporto in Portugal, where she lived in a house that she described as a fake castle on a hill. तो जब ये लोग वॉक कर रहे हैं रैम्बलाज नाम की स्ट्रीट में, तो फ्रीडा बताती है ऑथर को कि मैंने अपना जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑस्ट्रिया में सब बेच दी हैं और अब मैं अपोर्टो में आ गई हूँ जो कि पोर्चुगल में है, और यहाँ पे मैं एक ऐसे बड़े से घर में रहती हूँ जो हिल के ऊपर है, जो कि कैसल जैसा ही है, फ्रॉम विच वन कुड सी ऑल द वे अक्रॉस द ओशन टू द अमेरिकाज। और उस कैसल पे, उस घर पे रह के ऐसा लगता है इतनी हाइट पे कि हाँ, वहाँ से मैं अमेरिका के सारे ओशंस देख सकती हूँ। तो बेसिकली अभी कहाँ रह रही है फ्रीडा? अपोर्टो, पोर्चुगल में। ओके। She laughed her irresistible laugh. You are as impudent as ever, she said. Impudent का मतलब क्या होता है? Not showing care for the consequences of an action. तो फ्रीडा irresistibly हंसने लग गई, यानी कि वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये उसकी हैबिट हुआ करती थी। तो वो इस तरीके से हंसी और वो बोलती है ऑथर को कि तुम बहुत इम्प्यूडेंट हो, यानी कि तुम आज भी वैसे ही हो, तुम चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेज यानी कोई भी एक्शन का क्या रिजल्ट निकलने वाला है उसके ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देते हो। एंड सेड नो मोर बिकॉज द रेस्ट ऑफ द ग्रुप हैड स्टॉप टू वेट फॉर नेरूडा टू फिनिश टॉकिंग इन चिलियन स्लैंग टू द पैरट्स अलॉन्ग द रैम्बला डी लॉस पजारोस। तो सडनली ये बात बोलते बोलते वो चुप हो गई फ्रीडा। क्यों? क्योंकि सब लोग वहाँ पे और लोग भी आ गए थे, वेट कर रहे थे नेरूडा का। क्यों? क्योंकि नेरूडा क्या कर रहे थे? रैम्बला डी लॉस पजारोस, इट इज़ नोन एज द स्ट्रीट ऑफ बर्ड्स। वहीं स्पेन में रैम्बला स्ट्रीट पे रैम्बला डे लॉस पजारोस करके एक ऐसी स्ट्रीट है जहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स, पैरट्स रहते हैं। तो वो चिलियन लैंग्वेज में मिस्टर पैब्लो नेरूडा जो है वो पैरट से बातें कर रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे। ठीक है, तो सब लोग वहाँ मिस्टर नेरूडा के लिए, ही वॉज अ फेमस पोएट, तो उसके लिए सब वेट करने लग गए। आगे तो वो एकदम अपनी बात में
चुप हो गई। कौन? फ्रीडा, बिकॉज शी डजंट वांट कि लोग हमारी बात सुने। When we resumed our conversation, Frau Frida changed the subject. फिर जब थोड़ी देर बाद सब चले गए, हम अपने टॉपिक पे वापस आए, मिस्टर गैब्रियल जो हमारे ऑथर है वापस से उन्होंने उससे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करी, तो उसने फिर टॉपिक ही चेंज कर दिया फ्रीडा ने। बाय द वे शी सेड यू कैन गो बैक टू वियना नाउ। फिर वो कहती है उसको, बाय द वे तुम अब वियना वापस जा सकते हो, क्योंकि पहले उसने क्या बोला था, वियना छोड़ दो 5 साल के लिए, और ये रोम के लिए निकल गया था हमारा ऑथर। तो अब वो कहती है बाय द वे अब तुम वियना वापस जा सकते हो। Only then did I realize that 13 years had gone by since our first meeting. Even if your dreams are false, I'll never go back, I told her, just in case. तो ऑथर कहता है कि अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे इसने मुझे 13 साल हो गए वियना से निकले हुए, मतलब पहली बार मैं इससे 13 साल पहले वियना में मिला था और अब 13 साल बाद मैं इसको बार्सिलोना में यहाँ पर मिल रहा हूँ, स्पेन में। तो वो कहता है कि अगर तुम्हारे सपने इनकेस सच भी नहीं होते, वैसे तो तुम्हारे सपने हमेशा सच होते हैं, लेकिन इनकेस अगर सपने तुम्हारे सच नहीं भी होते तो भी मैं वियना तो वापस अब नहीं जाऊंगा, बिकॉज ही इज़ हैप्पी एंड कंफर्टेबल हियर। At 3 o'clock we left her to accompany Neruda to his sacred siesta, which he took in our house after solemn preparations that in some way recalled the Japanese tea ceremony. Siesta का मतलब क्या होता है? A nap और a short sleep. जब आप थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए जब एक नैप लेते हो, सोते हो, तो आप उसे सिएस्टा कहते हो। तो ऑथर बताते हैं अब दिन के 3 बज गए हैं, हम लोगों ने लंच वगैरह कर दिया, फिर हमने फ्रीडा को उसके घर पे छोड़ दिया और हमको अकम्पनी करना था पैब्लो नेरूडा को, उनके घर तक उनको छोड़ने जाना था, क्योंकि पैब्लो नेरूडा को सिएस्टा लेनी थी, यानी थोड़ी देर के लिए नैप लेनी थी, थोड़ी देर सोना था। और जिस तरीके से वो सोने गए अपने घर में, वो प्रिपरेशंस कर रहे थे अपने आप को सुलाने के लिए, और उससे हमें जापानीज टी सेरेमनी की याद आई। अब जापानीज टी सेरेमनी क्यों बोला? क्योंकि जापानीज लोग जो होते हैं जब वो टी सेरेमनीज रखते हैं तो वो काफ़ी डिटेल्ड होती हैं, वो लोग बहुत सारी प्रिपरेशन करते हैं, दुनिया भर के ताम झाम करके फिर एक छोटी सी प्याली रखते हैं टी की आके और पीते हैं, तो काफ़ी डिटेल्ड होती है जापानीज टी सेरेमनी। तो उसको कंपेयर कर रहे हैं वो लोग पैब्लो नेरूडा की सिएस्टा से, यानी कि नैप से। क्यों? क्योंकि पैब्लो नेरूडा थोड़ी देर के लिए सोने के लिए, 15-20 मिनट सोने के लिए इतने सारे प्रिपरेशंस कर रहे थे। और वो क्या प्रिपरेशंस थे? सम विंडोज हैड टू बी ओपन एंड अदर्स क्लोज्ड टू अचीव द परफेक्ट डिग्री ऑफ वार्मथ। तो वो कुछ विंडोज़ को खोल रहे थे, फिर बंद कर रहे थे, एक परफेक्ट डिग्री ऑफ वार्मथ यानी सनलाइट उन तक रूम में आनी चाहिए थी, काफ़ी प्रिपरेशन कर रहे थे। एंड देयर हैड टू बी अ सर्टन काइंड ऑफ लाइट फ्रॉम द सर्टन डायरेक्शन, और कुछ थोड़ी सी सर्टन टाइप ऑफ लाइट आनी थी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही, तभी वो सोएंगे। एंड एब्सोल्यूट साइलेंस, और बिल्कुल शांति होनी चाहिए थी, तब जाके वो सोएंगे। तो ये सारी प्रिपरेशंस वो जब करेंगे तब वो थोड़ी देर के लिए सोएंगे। तो ये सारी चीज़ें देख के उनको जापानीज टी सेरेमनी की याद आ गई, हमारे ऑथर को ऐसा याद आ गई। Neruda fell asleep right away and woke 10 minutes later, as children do, when we least expected it. He appeared in the living room refreshed and with the monogram of the pillowcase imprinted on his cheek. तो वो सोने गए इतना ताम झाम प्रिपरेशन करके, और 10 मिनट बाद उठ के बिल्कुल रिफ्रेश होके आ गए उधर लिविंग रूम में। जैसे बच्चे नहीं उधर सोए और 10 मिनट में उठ गए, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, अरे अभी तो सोया था अभी उठ गया, उसी तरीके से उन लोगों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 10 मिनट्स बाद मिस्टर पैब्लो उठ के आ जाएंगे। और जब वो उठ के आए थे तो जो पिलो का मोनोग्राम था, यानी पिलो पे जो कोई निशान था या उनका जो लोगो था पिलो की कंपनी का, वो उनके चीक्स पे ऐसे लगा हुआ था। ठीक है। I dreamed about that woman who dreams, he said. तो क्या बोला उन्होंने लिविंग रूम में आके? पैब्लो कहता है कि मुझे ना सपना आया उस वुमन का जो सपने देखती है। सपने कौन देखती है? फ्राउ फ्रीडा। तो उनके कहने का मतलब ये था कि वो जो फ्राउ फ्रीडा जो सपने देखती है ना, उस वुमन का सपना मुझे आया है। मटिल्डा wanted him to tell her his dream. मटिल्डा मिस्टर पैब्लो नेरूडा की जो वाइफ है, वो बोलती है कि बताओ क्या देखा तुमने सपने में? I dreamed she was dreaming about me, he said. तो वो बोलते हैं मैंने सपने में देखा कि वो मेरे बारे में सपना देख रही है। That's right out of Borges, I said. ये लाइन किसने बोली? ये लाइन हमारे ऑथर ने बोली कि That's right out of Borges. अब Borges क्या है? Borges, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये Borges की है। ही इज़ अ फेमस ऑथर और इनका पूरा नाम है जॉर्ज लुई बॉर्जीज, हुज राइटिंग्स आर कन्फ्यूजिंग। तो ये जॉर्ज लुई बॉर्जीज हैं, ये बहुत फेमस ऑथर हैं। यूजुअली जो लिखते हैं वो बहुत इन डेप्थ होता है और उनको पढ़ के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो ऑथर ने पैब्लो नेरूडा की ये बात सुनी जब कि आई ड्रीम्ड शी वॉज ड्रीमिंग अबाउट मी, जब ऑथर ने सुना कि पैब्लो नेरूडा कह रहे हैं कि मैंने ये सपना देखा कि वो लेडी मेरे लिए सपना देख रही है, उन्होंने बोला दैट्स राइट आउट ऑफ बॉर्जीज, यानी कि ये तो बिल्कुल बॉर्जीज जैसा है। जैसे बॉर्जीज की स्टोरीज, उनकी राइटिंग्स कंफ्यूजिंग होती है, तुम्हारी बात भी मुझे कंफ्यूजिंग लग रही है कि तुम्हें कैसे सपना आया कि वो तुम्हारे बारे में सपना देख रही है। He looked at me in disappointment. ये बात सुन के पैब्लो नेरूडा डिसअपॉइंट होकर देखने लग गए गैब्रियल को, हमारे ऑथर को। Has he written it already? तो पैब्लो कहते हैं क्या उन्होंने ये कहानी लिख ली है क्या, बॉर्जीज ने ऑलरेडी कंफ्यूजिंग कहानी। If he hasn't, he'll write it sometime, I said. It'll be one of his labyrinths. तो ऑथर कहते हैं अगर बॉर्जीज ने अभी इस तरीके की ऐसी कंफ्यूजिंग कहानी अगर अब तक नहीं लिखी है तो ये लिख लेंगे और ये उनकी वन ऑफ द लैबिरिंथ्स होंगी। लैबिरिंथ्स यानी समथिंग विच इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। सारी कंफ्यूजिंग इनकी स्टोरीज में से ये जो स्टोरी है तुम जो अभी बता रहे हो कि वो लेडी मेरे बारे में सपना देख रही है, ये इनकी सबसे कंफ्यूजिंग स्टोरी होगी। ओके। As soon as he boarded the ship at 6 that evening, Neruda took his leave of us, sat down at an isolated table and began to write fluid verses in the green ink he used for drawing flowers and fish and birds when he dedicated his books. तो बस दिन के 3 बजे जब वो उठ के आए तो उसके बाद जब ये नैप लेके उठ के आए तो शाम के 6 बजे शिप बोर्ड करके वो वापस अपने घर जा रहे थे, पैब्लो नेरूडा एंड उनकी वाइफ। तो ऑथर उनको सी ऑफ करने गए शिप पे। वो जाके चुपचाप बहुत दूर कोने में एक आइसोलेटेड यानी कि एक अलोन, अकेले दूर एक टेबल पे जाके बैठ गए और क्या लिखने लग गए, फ्लूइड वर्सेस लिखने लग गए पैब्लो नेरूडा। व्हाट आर फ्लूइड वर्सेस? लाइन्स ऑफ पोम्स रिटन नेचुरली अरेंज्ड विथ रिदम। तो जो भी उनके दिमाग में आया वो ग्रीन कलर की इंक से अपनी रिदम में अपनी कुछ पोम की लाइंस लिखना उन्होंने स्टार्ट कर दी। यूजुअली वो ग्रीन इंक तब यूज़ करते हैं जब वो फ्लावर्स, फिश और बर्ड्स की ड्राइंग बनाते हैं अपनी बुक्स को डेडिकेट करने के लिए। तो बस वही ग्रीन इंक उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिए फ्लूइड वर्सेस लिखने के लिए। At the first, all shore, we looked at Frau Frida and found her at last on the tourist deck, just as we were about to leave without saying goodbye. तो बस वो लोग बस जो ऑथर हैं वो लोग बस निकल ही रहे थे, पैब्लो और उसकी वाइफ को टाटा बाय बाय गुड बाय बोल के ढूंढ रहे थे फ्राउ फ्रीडा, और फिर लास्ट में देखा कि वो आखिरी में टूरिस्ट डेक पे किसी टेबल पर बैठी हुई है। She too had a siesta. I dreamed about the poet, she said. जब ऑथर फ्राउ फ्रीडा से मिलने गए, उसको बात करने गए, तो वो कहती है आई टू हैड अ सिएस्टा। सिएस्टा यानी कि नैप। मैंने भी नैप ली, यानी मैं भी थोड़ी देर के लिए सोई थी। एंड तुम्हें पता है मुझे ड्रीम आया पैब्लो नेरूडा के बारे में। इन एस्टॉनिशमेंट आई आस्क्ड हर टू टेल मी हर ड्रीम। ये बहुत शॉक हो गया ऑथर, कहता है बताओ मुझे अपनी ड्रीम क्या थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले पैब्लो नेरूडा बोलता है कि मुझे सपना आया कि वो मेरे बारे में सपना देख रही है, और अब फ्राउ फ्रीडा कह रही है कि मुझे सपना आया कि पैब्लो नेरूडा मेरे बारे में सपना देख रहा है। I dreamed he was dreaming about me, she said, and my look of amazement disconcerted her. What do you mean by disconcerted? To make somebody feel confused. तो जब फ्राउ फ्रीडा ने उसको ये बात बताई कि मुझे ये सपना आया कि पैब्लो नेरूडा मेरे बारे में सपना देख रहे हैं, मैंने अमेजमेंट में, सरप्राइज में, कंफ्यूजिंग वे में उसको देखा फ्राउ फ्रीडा को। तो वो बोलती है व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था? समटाइम्स विथ ऑल माई ड्रीम्स वन स्लिप्स इन दैट हैज़ नथिंग टू डू विथ रियल लाइफ। तो फ्राउ फ्रीडा कहती है हमारे ऑथर गैब्रियल को कि कभी कभी हमारे जो ड्रीम्स होते हैं उनका रियल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं होता, बस यही होता है कि हमें पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। उसको पता चल गया ये हो रहा है, उसको पता चल गया कि वो मेरे बारे में ड्रीम देख रही है, तो बेसिकली दोनों को ड्रीम्स देखने का शायद कुछ एक्सपीरियंस था। I never saw her again or even wondered about her until I heard about the snake ring on the woman who died in the Havana Rivera disaster. तो बस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी स्टोरी एंड हो रही है। एंड क्यों एंड हो रही है? क्योंकि फ्लैशबैक की पूरी कहानी ऑथर ने आपको बता दी कि कैसे वो फ्राउ फ्रीडा को मिले थे और कैसे उन्होंने गुड बाय बोल दिया था उसको। फिर वो बताते हैं कि फिर मैंने उसके बाद कभी मिला ही नहीं उसको, फ्राउ फ्रीडा को, अनटिल एंड अनलेस मुझे न्यूज़पेपर में खबर मिली कि वो जो
वो जो रिवेरा में जो डिज़ास्टर हुआ था, हवाना रिवेरा जो होटल का जो वो बड़ी सी वेव आ गई थी, वो डिज़ास्टर हुआ था, उसमें एक वुमन की डेथ हुई है और उसके हैंड में एक सर्पेंट रिंग है। बस वो सर्पेंट रिंग याद करके मुझे याद आ गया कि ये लेडी कौन है और कैसे मैं इसको 34 ईयर्स पहले वियना में मिला था, फिर इसने मुझे छोड़ के जाने के लिए बोला कि यहाँ से चले जाओ, फिर इसके बाद मैं इसको 13 ईयर्स बाद बार्सिलोना में मिला पैब्लो नेरुदा के साथ। तो इस तरीके से इसको याद आया। All I could not resist the temptation of questioning the Portuguese ambassador when we happened to meet some months later at a diplomatic reception. तो क्योंकि अब जब वो यहाँ पर जिस हवाना में जब वो आ गई थी, 2 हफ्ते पहले ही आई थी और एक पोर्चुगीज़ एम्बेसडर के घर ही काम कर रही थी। वो मार्केट के लिए निकली थी तो उसका एक्सीडेंट इस तरीके से हुआ था। तो एक डिप्लोमेटिक रिसेप्शन में, यानी कि एक बड़े ऑफिशियल्स जहाँ पे लंच के लिए मिलते हैं, मीटिंग्स के लिए मिलते हैं, वहाँ पर जो हमारे ऑथर हैं वो इस पोर्चुगीज़ एम्बेसडर से मिले थे जहाँ पे फ्रीडा काम करती थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा टेम्प्ट हो रहे थे, क्यूरियस हो रहे थे कि मैं इससे कुछ फ्रीडा के बारे में पूछूं। तो उन्होंने बात करी फ्रीडा के बारे में आपस में। The ambassador spoke about her with great enthusiasm and enormous admiration. You cannot imagine how extraordinary she was, he said. तो पोर्चुगीज़ एम्बेसडर बोलता है ऑथर से कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, वो कितनी अमेजिंग थी, वो कोई नॉर्मल लेडी नहीं थी। You would have been obliged to write a story about her. तो पोर्चुगीज़ एम्बेसडर हमारे ऑथर से कहता है कि वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी कि तुम उसके बारे में एक स्टोरी लिख दो, वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेडी थी। And he went on in the same tune with surprising details, but without the clue that would have allowed me to come to a final conclusion. और वो उसके बारे में बहुत सारी सरप्राइजिंग डिटेल्स भी दे रहा था कि वो ऐसा भी कर सकती थी, ऐसा भी कर देती थी, मैं बस सुनता ही जा रहा था। In concrete terms, I asked at last, what did she do? आखिरी में जब पूरी बात हो गई तो बिल्कुल एंड में ऑथर ने सिर्फ इतना ही पूछा पोर्चुगीज़ एम्बेसडर से कि वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, आखिर वो करती क्या थी। Nothing, he said, with a certain disenchantment. She dreamed. Disenchantment means being free from false beliefs. तो उन्होंने बोला कुछ नहीं करती थी वो, कोई झूठी मूठी वादे नहीं करे पोर्चुगीज़ एम्बेसडर ने हमारे ऑथर से, सिंपली सिर्फ इतना बताया वो कुछ नहीं करती थी। शी ड्रीम्ड, वो सिर्फ सपने देखती थी, दैट्स इट, और इसीलिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। एंड आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यूट्यूब पे हमारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए magnetbrains.com। जैसे आप वेबसाइट पर जाएंगे इस तरीके का एक पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे सेपरेटली विस्तास का एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे स्नैपशॉट्स का एक ऑप्शन दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने विस्तास पे क्लिक किया तो आपके सामने लिस्ट ऑफ वो सारी वीडियोज़ आ जाएंगी जो हमने आपके लिए बना के प्रिपेयर करके रखी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वीडियो पे क्लिक किया तो मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यूट्यूब पे आपको इजीली वीडियोस नहीं मिल रही हैं तो कैसे इजीली आप उनको वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो। तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की डिटेल समरी एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।